अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं काजेज ऑफ सेल इंजरी कि सेल इंजरी क्यों होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेल इंजरी कितने टाइप्स की होती है और उसमें फर्दर जो है डिटेल्स के क्या क्या होता है। लेकिन सबसे पहले काजेज की सेल इंजरी आखिरकार होती क्यों है, तो उसके जो है सबसे पहले हमारे पास काजेज हैं। या तो ऑक्सीजन डिप्रीवेशन हो जाएगी या केमिकल एजेंट्स होंगे जो सेल को इरिटेट कर रहे होंगे या सेल में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर सेल जो है वो इंजरी की तरफ चला जाएगा। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर फिजिकल एजेंट्स और एजिंग इसके काजेज में आता है। अब वन बाय वन हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर मतलब कैसे होता है सेल, मतलब अगर ऑक्सीजन डिप्रीवेशन हो जाएगी तो इंजरी कैसे काज हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन डिप्रीवेशन के काज इसको ही डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीजन डिप्रीवेशन या तो हाइपोक्सिया मतलब हाइपोक्सिया और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, या उसको हम हाइपोक्सिया कहेंगे या तो फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कहेंगे। अब अगर किसी भी सेल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है कि ये इंटरफेयर करता है विद द एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन। तो जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन हो रही थी जिसमें हमारे पास एटीपी बन रही होती है जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है, तो वो जो है वो उसमें उस प्रोसेस में जो है वो इंटरफेयर हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, और ये प्रोसेस रुक जाता है। अब ये प्रोसेस रुक जाएगा तो हमारे पास एटीपी नहीं जनरेट होगी, हमारे सेल्स के पास एटीपी नहीं होगी। तो एटीपी, क्योंकि आपको पता है कि सेल के जो पंप्स होते हैं वो एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, वो एटीपी को यूज़ कर रहे होते हैं सेल से आयंस लेने के लिए या आयंस बाहर निकालने के लिए। तो जब एटीपी ही नहीं होगी तो वो पंप्स रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और जो सेल की जो आयंस है लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस सेल में अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि सेल में जो है वो ज़्यादा आयंस एक्यूमुलेट होने की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से सेल में इंजरी काज होने शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास हाइपोक्सिया और इस्कीमिया में डिफरेंस है कि हाइपोक्सिया क्या होता है और इस्कीमिया क्या होता है। इस्कीमिया तो ये होता है कि ये होता है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई इन टिश्यू, मतलब टिश्यू के पास ब्लड ही नहीं आ रहा। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू ही टिश्यूज़ के पास या सेल्स के पास जाती है। अब यहाँ पे ब्लड ही नहीं आ रहा तो यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। ब्लड क्यों नहीं आ रहा है, या तो आर्टेरियल फ्लो में कोई मसला है, मतलब आर्टरी कोई ओक्लूड हुई हुई है, कोई ब्लॉक हुई हुई है, जिसकी वजह से ब्लड उस टिश्यू तक या उस ऑर्गन तक नहीं पहुँच रहा, या फिर रिड्यूस्ड वीनस ड्रेनेज की वजह से हो रहा है, यानी कि जो वीन्स हमारा ब्लड जो है वो ड्रेन कर रही हैं वो वीन्स ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड वहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जो वो आना चाह रहा है आर्टेरियल साइड से वो भी ब्लड अंदर नहीं आ पा रहा। ठीक है, उसके बाद हाइपोक्सिया क्यों होती है, हाइपोक्सिया के खुद के काजेज क्या हैं। तो सबसे पहला तो इसका काज है इस्कीमिया। इस्कीमिया ज़ाहिर बातें होगी तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी। और हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है कि डिप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल। ठीक है, मतलब टिश्यू के पास ऑक्सीजन का ना आना, ब्लड तो उसके पास भले ही आ रहा हो कहीं से भी, या ज़्यादा आ रहा हो कम आ रहा हो, लेकिन उस ब्लड में या तो ऑक्सीजन की कमी हो या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो या किसी चीज़ और चीज़ की कमी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो, तब हम उसको करते हैं कि ये भाई हाइपोक्सिया हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही टिश्यू तक। लेकिन इस्कीमिया में क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड ही नहीं आ रहा होता तो ऑक्सीजन आने का तो सवाल ही नहीं होता। उसके बाद होता है हमारे पास मतलब हाइपोक्सिया के काज में सबसे पहले इस्कीमिया आ जाती है। उसके बाद आती है इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड तो आ रहा है, ठीक है, ब्लड आ रहा है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन का उतना मिकदार नहीं है कि जितना हमारे टिश्यूज़ को चाहिए नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद है रिडक्शन इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, जैसे अनीमिया में होता है। लाइक अनीमिया में जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं या आरबीसीज कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मतलब कैरी कर रहा होता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम जा रही होती है हमारे टिश्यूज़ के पास। या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में होता है ये सब। उसमें क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन की जगह हमारे हीमोग्लोबिन के साथ एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन को फर्दर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने में। तो
हमारे जो टिश्यू हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं जा पाता। सबसे पहला काज हमारे पास ऑक्सीजन डिप्रीवेशन था, जिसकी वजह से सेल की इंजरी काज होगी। अब इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले जो है हमारे पास है वो है ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये भी इसी वजह से होता है, ये इस्कीमिया की वजह से होता है। इस्कीमिया की वजह से हाइपोक्सिया हो जाती है और सेल इंजरी की तरफ चला जाता है। और दूसरा है हमारे पास डिजिटल गैंग्रीन। डिजिटल गैंग्रीन में क्या होता है कि इसमें भी जो है वो आर्टीरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है, या तो फिर वीनस ड्रेनेज में कोई मसला हो जाता है, जिसकी वजह से एरिया में जो हमारे डिजिट्स होते हैं वहाँ पे ये जो है हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती। तो वो जो एरिया होता है या वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, वो इंजरी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा इसका काज डिस्क्राइब करेंगे सेल इंजरी का, जो कि है केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे सेल के लिए इंजूरियस होते हैं, खतरनाक होते हैं। जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वैसे तो हमारे सेल्स को चाहिए होती है, लेकिन अगर हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन हो तो ये सेल्स के लिए टॉक्सिक होता है। मतलब एक नॉर्मल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, जिस पे हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा है हमारे पास कुछ ऐसे आयंस का सेल में एक्यूमुलेट हो जाना, जैसे ग्लूकोज हो गया, साल्ट हो गया। तो ये सेल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो वो जो इनके पंप्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं तो वो इनको शिफ्ट नहीं कर पाते, या हम ज़्यादा इंटेक कर लें, या जैसे ग्लूकोज में डायबिटीज़ में होता है कि इंसुलिन नहीं होती, जिसकी वजह से ग्लूकोज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है कि हमारे ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है। लाइक अगर सेल में सॉल्ट या ग्लूकोज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो वो वाटर को जो है वो हम अपनी तरफ बुलाएगा, और वाटर जो है अगर सेल के अंदर चला गया तो सेल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंजरी का काज होता है। दूसरा होता है पॉइजन्स। पॉइजन्स की वजह से क्या होता है कि सेल में जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो फंक्शनल होते हैं, जो फंक्शन कर रहे होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उन एंजाइम्स के साथ पॉइजन्स कुछ पर्टिकुलर जाके बाइंड हो जाते हैं और वो एंजाइम फिर अपना फंक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सेल में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे कुछ अदर पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में ये मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे एयर पोल्यूटेंट्स हो गए, लाइक जो एयर में पोल्यूशंस वगैरह होती है। इंसेक्टिसाइड्स, जो हम इंसेक्ट को मारने के लिए दवाएं वगैरह यूज़ करते हैं, उनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे खुद के सेल्स के लिए नुकसानदेह होते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी हम अभी पढ़ के आए कि वो भी टॉक्सिक होता है सेल्स के लिए। और अल्कोहल। अल्कोहल भी जो ज़्यादा अल्कोहल का मतलब करते हैं, पीते हैं, तो उनके लिए अल्कोहल भी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लिवर कोशिश करता है इसको डिटॉक्सीफाई करने की, लेकिन लिवर की एक एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को डिटॉक्सीफाई करने की। तो एक वक्त रहता है जब लिवर के सेल्स जो हैं वो खुद इंजरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ थेरेपेटिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे सेल्स के लिए इंजूरियस होते हैं। लाइक वो हम यूज़ तो कर रहे होते हैं कि हमारी मतलब बीमारी जो भी है वो सही हो जाए, लेकिन अगर उनका बार बार यूज़ किया जाए या काफ़ी देर तक सेम ड्रग्स का यूज़ किया जाए तो वो भी हमारे सेल्स के लिए वो इंजूरियस हो जाती हैं। अब इस केमिकल एग्जाम्पल की मतलब केमिकल जो इंजरी है उसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर जो स्टमक में होती है। स्टमक में क्यों होती है? या तो हमारे पास HCl की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, या तो जो हमारे स्टमक का जो बैरियर है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो स्टमक है उसमें HCl जो है वो फिर इंजरी काज करने लगता है। दूसरा है फैटी चेंजेस इन लिवर। अब जो लिवर है उसमें क्या होता है कि एबिलिटी होती है फैट्स मतलब स्टोर करने की, लेकिन एक कोई इंसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट जो है वो मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका लिवर एक ही हद तक वो स्टोर कर सकता है, लेकिन उसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी अगर ख़त्म हो गई उसके बाद भी कोई इंसान खाते जा रहा है फैट्स, और वो फिर क्या होता है कि लिवर के मतलब ऊपर या लिवर में ही सेल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो जो हमारा रेड कलर का लिवर है वो चेंज हो जाता है फैटी लिवर में।
दूसरा होता है हमारे लंग्स में, जो कि ये कोल माइनर्स में होते हैं। कोल माइनर्स वो बंदे होते हैं जो कोल की माइंस में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो जो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली धुएं को, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके लंग्स के जो सेल्स हैं वो इंजरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड काज के पास, जो था इन्फेक्शियस एजेंट्स। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स में हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स और स्पाइरोकेट्स। और इसकी एग्जांपल है, जैसे ये हो गया लोबार्ड निमोनिया, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। प्रिलेंट मेनिंजाइटिस हो गया, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। फिर हमारे पास ब्रेकियल सिस्ट आ जाएगी, और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स एंड मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स आ जाएगी। ये सारे बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शंस हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास हेपेटाइटिस होती है, जो कि लिवर की इन्फ्लेमेशन है, ये वायरस की वजह से होती है। और फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास मेड्यूरा फुट बन जाता है। इसमें क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से फूट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये फूट के जो हमारे स्किन के सेल्स हैं वो इंजरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में से तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को डिफेंस करता है अगेंस्ट द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। बट समटाइम्स क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ हो जाती है। अब उसके एग्जांपल है इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, या तो इम्यून सिस्टम जो है वो उसके सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि एड्स में होता है, या फिर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्सेगरेटेड हो जाए, ज़्यादा ही कुछ एक्टिव हो जाएगी। लाइक थोड़ा सा कोई स्टिमुलस आए तो वो इमीडिएटली हमारे बॉडी उससे रिएक्ट करना शुरू कर दे, जैसे होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में। दूसरा होता है ऑटो इम्यून रिएक्शंस, यानी कि हमारे खुद के टिश्यूज़ के खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाए, हमारे इम्यून सेल्स खुद ही हमारे टिश्यूज़ को खाना शुरू कर दें। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा अल्सरेटिव कोलेटाइटिस, जो कोलोन की मतलब इन्फ्लेमेशन होती है। उसके अलावा एक्यूट रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस आ जाएगा मिट्रल वाल का, जो कि हमारे हार्ट में होता है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसका फिफ्थ का जो है वो काज हमारी सेल इंजरी का डिस्कस करने लगे हैं, जो कि है जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन होती है। लाइक जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं उनमें कोई ना कोई मसला होता है, वो होते हैं जीन्स की वजह से। जैसे हमारे पास डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ होते हैं, उसमें उनमें मेल फॉर्मेशन हो रही होती है, क्योंकि उनका जो क्रोमोसोम होता है 21 वहाँ पे ट्राइसोमी हो रही होती है। उसके बाद होती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि सिर्फ एक सिंगल अमाइनो एसिड जो होता है वो हीमोग्लोबिन पे किसी और अमाइनो एसिड से सब्स्टिट्यूट हो रहा होता है। उसकी वजह से हमारे पास सिकल सेल्स बन रहे होते हैं, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के नॉर्मल शेप से अलग होते हैं। तो हमारी जो बॉडी होती है वो उनको फॉरेन बॉडी समझ रही होती है, और उनको हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो खुद ही खाना शुरू कर देते हैं, मतलब उनको तोड़ने लगते हैं, हीमोलाइसिस होने लगती है। और इसकी दूसरी भी एग्जांपल्स हैं रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि हमारे मतलब रेटिना में जो है वो ट्यूमर बन जाता है। उसके अलावा अगर हम इसके 6 काज डिस्कस करें तो वो होता है न्यूट्रिशनल इनबैलेंस। न्यूट्रिशनल इनबैलेंस में क्या होता है कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हम मतलब कंज्यूम कर रहे होते हैं एक्सेस अमाउंट में। अब डेफिशिएंसी में हमारे पास आ जाता है प्रोटीन कैलोरी इनसफिशिएंसी, जो कि मेरास्मस एंड क्वाशिकोर डिजीज़ में हमें मिलती है। उसके अलावा कुछ वाइटामिन की डेफिशिएंसी में भी सेल इंजरी हो सकती है, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जो कि लीड करता है नाइट ब्लाइंडनेस को। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक्सेस में अगर हम खाएं तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो इंजरी की तरफ जा सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट यानी एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है, जो भी हमारे सेल के लिए खतरनाक होता है। ओबेसिटी में जो है वो रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। और डाइट रिच द एनिमल फेट, जो लोग ज़्यादा एनिमल फेट को कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उनमें अर्थरोस्क्लेरोसिस और जो बहुत सारी और भी फेट की डिजीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के काजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, और मे भी उनको कैंसर भी हो सकता है। उसके अलावा जो इसके मतलब न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की जो एग्जांपल है हमारे पास, वो आ जाते हैं डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। मतलब इसमें जो ग्लोमेरुलस है उसमें जो है वो प्लाक्स बनना, फेट के प्लाक्स बनना शुरू हो जाते हैं।
उसके अलावा गाउटी ट्रॉफस होते हैं। अब गाउट में क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है उसकी या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहती है या तो उसकी एक्सक्रीशन में मसला होता है। तो जो यूरिक एसिड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, और जिसकी वजह से जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। अब इसका 7 काज है फिजिकल एजेंट्स, मतलब कुछ ऐसे एजेंट्स जो फिजिकली प्रेजेंट हों और हमारे सेल्स को इंजर कर रहे हों, जैसे ट्रॉमा हो गया, एक्सटेंस ऑफ टेम्परेचर हो गया, जैसे बर्न्स में हो जाते हैं, रेडिएशंस हो गई, इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया, या सडन चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में। ठीक है, अब जो इसकी एग्जांपल है वो है हमारे पास बर्न्स में क्या होता है कि उसमें भी यही होता है कि हमारी सेल्स जो है उनकी सेल मेम्ब्रेन्स रिप्चर्स हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और जो सेल के कंटेंट्स है वो बाहर रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल की इंजरीज हो जाती हैं। और दूसरी होती है हमारे पास एग्जांपल क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। इसमें भी क्या होता है कि जो स्टोन्स हैं वो हमारे गॉल ब्लैडर में एक्यूमुलेट होना शुरू कर जाते हैं और फिजिकली उन सेल्स को इरिटेट कर रहे होते हैं और इंजरी काज कर रहे होते हैं। अब सबसे लास्ट जो है हमारे पास वो काज है सेल इंजरी का, एजिंग में क्या होता है कि हमारी सेल्स की जो मतलब रिपेयर करने की या रेप्लिकेट करने की अपने आप को एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो जो सेल में अगर थोड़ी बहुत जो इंजरीज चल रही होती हैं उसकी वजह से सेल जो है वो अपने आप को फर्दर जो है वो रिपेयर नहीं कर सकता, वो इंजरी रिवर्सिबल में नहीं जा सकती और वो जो है वो फिर सेल डैमेज हो जाता है या तो फिर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है हमारे पास है ब्राउन एट्रोफी ऑफ हार्ट। इसमें क्या होता है कि एक पिगमेंट होता है जिसको हम लाइपोफ्यूजन कहते हैं, वो हमारे मायोकार्डियल सेल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से क्या होती है कि मायोकार्डियल सेल्स जो हैं वो इंजरी की तरफ जाते हैं और फिर फर्दर डेथ की तरफ चले जाते हैं और ब्राउन एट्रोफी ऑफ द हार्ट हो जाती है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।